नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञानधारा गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पे। मैं विजय उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, इंडियन इकोनॉमी सीरीज का तीसरा वीडियो आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत है और यहां तीसरे वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के उद्भव भाग 2 को देखने और समझने का प्रयास करेंगे, जहां हम लोग कृषि क्षेत्र, औद्योगिक या व्यापारिक क्षेत्र और भारत का अर्थव्यवस्था जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसे गतिमान होती है इसको भी देखेंगे और मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों चुना जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, इसको भी देखने और समझने का प्रयास करेंगे तथा इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था के उद्भव भाग 2 को। जब हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले प्रिय साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आते हैं आज के अपने टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था के उद्भव भाग 2 पर। प्रिय साथियों, हम लोगों ने जैसा कि पहले वीडियो में अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था के उद्भव भाग 1 वाले वीडियो में देखा कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है और औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे एक निचले क्रम में चलती चली जाती है, और उसके बाद आज की इस वीडियो में अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था भाग 2 में हम लोग यह देखेंगे कि कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और व्यापार, विदेशी व्यापार जो था वह कैसे होता था, अर्थात स्वतंत्रता के बाद कैसे कैसे कालक्रम चलता है और इससे संबंधित जो गतिविधियां होती हैं वह भी हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। जब बात कृषि क्षेत्र की जाए अर्थात स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो औपनिवेशिक शासन का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी नीतियां कुछ ऐसी थी जिसके कारण न केवल कृषि क्षेत्र पे बल्कि औद्योगिक क्षेत्र पे भी उनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसको हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ रहे हैं। चूँकि कृषि क्षेत्र पे जो प्रभाव पड़ता है उसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत की मूल कृषि अर्थात जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वह कृषि अर्थव्यवस्था थी। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वह मूलतः कृषि अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, और कृषि अर्थव्यवस्था होने के बाद भी भारत में जो विकास होना चाहिए था वह विकास, या हम कहें कृषि के क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था वह विकास ब्रिटिश शासनकाल के दौरान देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है इसको हम लोग आगे देख रहे हैं। कृषि क्षेत्र में लगातार ह्रास होना जारी रहा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान, और कृषि उत्पादकता में कमी देखने को मिलती है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान। और कैसे कुछ उनकी नीतियां रहीं, वह कौन कौन सी नीतियां या कौन से कारक जिम्मेदार रहे कि भारत की अर्थव्यवस्था में निरंतर ह्रास जारी रहा, इसको हम लोग देखें तो कारण 2 ही था। ब्रिटिश शासन का या औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान जो उस समय की व्यापार, हम कहें व्यापार में भू राजस्व व्यवस्था जो थी और भू व्यवस्था जो थी अर्थात जो जमींदारों का एक समय वह भी आता है भारतीय अर्थव्यवस्था या हम कहें भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कि जब भूमि जो थी कृषि करने के लिए वह जमींदारों को दे दी जाती थी उस समय ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता, वह राजस्व में लंबे लंबे लगान लगाए जाते थे, जिससे जो खेतिहर मजदूर थे या जो कृषि करने वाले लोग थे वह प्रायः व्यापार में अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाते थे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में हम कहें कृषि उत्पादकता में निरंतर कमी हो रही थी और कृषि क्षेत्र में लगातार ह्रास होना जारी रहा। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक देख लिया कृषि क्षेत्र में हो रहे अर्थात ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था था और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, उसको हम लोगों ने समझा। अब आते हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ अर्थात औद्योगिक क्षेत्र की तरफ। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग देखते हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के ही अंतर्गत सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास नहीं हो पाया। किस कारण से, उसको हम लोग आगे देख रहे हैं। क्या नहीं हो पाया उसको हम लोग समझें तो सुदृढ़ औद्योगिक विकास का एक आधार जो होना चाहिए, नींव जो होनी चाहिए थी, वह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत
भारत में डेवलप नहीं हो पाती है, जिसका प्रभाव औद्योगिक क्षेत्र पर पड़ने लगता है। इसी कारण भारत की जो एक अर्थव्यवस्था ऊंचे क्रम में चलनी चाहिए थी, अर्थात निरंतर विकास की तरफ गतिशील होनी चाहिए थी, वह गतिशील ना होकर स्थिर हो जाती है। वह कैसे? देश की विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प जो शिल्प कलाओं का पतन देखने को मिलता है, इस प्रकार हम लोग और आगे देख रहे हैं हम लोग, तो जो देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाएं थी उनमें निरंतर ह्रास हो रहा था औद्योगिक क्षेत्र में। कब? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद पटसन उद्योग की स्थापना का चूंकि श्रेय इनको दिया जाना चाहिए, किसका? पटसन उद्योग। भारत में पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय ब्रिटिशों को ही दिया जाना चाहिए, ठीक है, विदेशियों को ही दिया जाना चाहिए, ठीक है। 1907 में टिस्को यानी टाटा स्टील कंपनी की स्थापना होती है। कहाँ? 1907 में होती है भारत में टाटा स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना होती है। और नौ औद्योगिक क्षेत्रों में समृद्धि दर बहुत कम हो जाती है। किसके कारण? सकल घरेलू उत्पाद में कम योगदान देने के कारण। किसका? जो भारतीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक क्षेत्र था, इसका नौ औद्योगिक क्षेत्रों में समृद्धि दर बहुत कम हो जाती है, अर्थात वृद्धि बहुत ही स्लो होने लगती है। और किस कारण से? तो सकल घरेलू उत्पाद में यह बहुत कम योगदान देता है औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक दो क्षेत्रों को समझा कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कृषि क्षेत्र कैसा था और औद्योगिक क्षेत्र कैसा था। अभी हम लोग आगे भारत में अर्थात स्वतंत्रता के बाद के भारत में क्यों मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है और उस समय क्या चुनौतियां थी उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद विदेशी व्यापार पे भी हम लोग नज़र डालें तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान विदेशी व्यापार तो चल रहा था, लेकिन उसका सारा श्रेय या हम कहें व्यापार का जो लाभ था वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में ले रही थी। इससे क्या होता है? जो व्यापार में भारतीय अर्थात कारीगर थे या हम कहें भारत के जो निवासी थे वह जो योगदान अपना दे रहे थे उसका लाभांश उनको थोड़ा भी नहीं मिल रहा था। किसके शासनकाल के दौरान? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान। यह रही भारत की विदेशी व्यापार की जो कुछ गतिविधियां रहीं। तो इसमें भारत एक कच्चे उत्पाद का निर्यातक बन के रह जाता है। कौन? भारत, ठीक है। उस समय का भारत कच्चे माल का निर्यातक बन के रह जाता है, ठीक है। और कच्चे मालों में हम लोग देखें तो कपास, रेशम, नील, इस प्रकार के कुछ कच्चे उत्पाद थे जिसका निर्यातक भारत बन के रह जाता है। किसके शासनकाल के दौरान? तो आपको याद रखना है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें, ये जो चित्र आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग समझ रहे हैं, ये अपना भारत है, ये अपना भारत हो जाता है। और ये है अफ्रीका हो गया, और ये हो गया आपका यूरोप इधर। तो यूरोप में क्या होता है, इसको हम लोग चूंकि स्वेज नहर को हम लोग देख रहे हैं तो ये आपका हो जाता है हिंद महासागर हो जाता है। ये आपका हो गया अरब सागर हो गया। ये आपका हो गया लाल सागर, ये जो बीच में आप लोग देख रहे हैं ये आपका है लाल सागर ये आपका है। और ये है आपका क्या? ये हो गया अरब सागर, ये हो गया हिंद सागर। तो यही जो ये आपका ब्रिटेन हो गया, उस समय का ब्रिटेन, आज का ब्रिटेन, ये आपका ब्रिटेन है। तो स्वेज नहर यही थी, इसे ही स्वेज नहर के नाम से जाना जाता है, चूँकि ये लोग इसी नहर, ये मार्ग खुल जाता है और इस प्रकार ये लोग इसी मार्ग से भारत में व्यापार कर निर्यात आयात का क्रम लगातार जारी रहता है। तो ये मार्ग जो आप लोग देख रहे हैं, ये मार्ग यही मार्ग था, इसे ही स्वेज नहर के नाम से जाना जाता है। और भारत से निर्यात कंटिन्यू चलता रहता है और इसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स बराबर लेते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक देख लिया कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र, और किस मार्ग से विदेशी व्यापार कंटिन्यू भारत में चल रहा था। और आज भी अभी भी स्वेज नहर, चूँकि हम लोग देखेंगे जब जियोग्राफी पढ़ेंगे स्वेज नहर कहाँ क्या कैसे है, लेकिन थोड़ा हिस्ट्री में भी हम लोग समझ लिए कि यहाँ ब्रिटेन आपका है, यहाँ भारत है, अफ्रीका है, ये हिंद महासागर हो जाता है नीचे और ऊपर हो जाता है अरब सागर। तो ये लाल सागर बीच में है। तो यहाँ से ये जो मार्ग है ब्रिटेन से इंडिया आने के लिए, यहाँ से व्यापार कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक देख लिया कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और विदेशी व्यापार, ठीक है। अब हम लोग आते हैं
हम लोगों ने देख लिया पहले वीडियो में, जैसे हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान क्या क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभाव होता है और कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उसमें थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था, इसमें थोड़ा विस्तृत रूप से हम लोगों ने देखा कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और विदेशी व्यापार। ठीक है, अब आते हैं स्वतंत्रता के पश्चात, अर्थात चूंकि टॉपिक हम लोगों का है इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव हम लोग देख रहे हैं। तो अब आते हैं मिश्रित अर्थात मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय जो भारत के शीर्ष नेतृत्वकर्ता थे या हम कहें जो रणनीतिकार थे, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए। चूँकि अर्थव्यवस्था को जो उस समय के शीर्ष रणनीतिकार थे उन लोगों ने क्या किया, भारत को नियोजित और मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप प्रदान किया। और वह कैसे किया और कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग समझेंगे और आगे देखेंगे हम लोग कि कैसे कुछ क्षेत्रों में, सार्वजनिक क्षेत्रों में क्या क्या कार्य किया जाता है उस समय कैसे रणनीति बनाई जाती है। और आगे हम लोग जब अगला वीडियो आएगा इंडियन इकोनॉमी सीरीज का, तो वहाँ हम लोग नियोजन, भारत की अर्थव्यवस्था या हम कहें भारत के नियोजन के बारे में अध्ययन, प्लानिंग कमीशन के बारे में या प्लानिंग कैसे की जाए भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखें। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ। प्रिय साथियों, मिश्रित अर्थव्यवस्था, चूंकि हम लोगों ने जब इंडियन इकोनॉमी सीरीज का पहला वीडियो जहां हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के बारे में जनरल बेसिक अध्ययन किया, तो वहां हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में भी अध्ययन किया और देखा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले और दूसरे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग जाएं और पहले और दूसरे वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ। प्रिय साथियों, जब बात मिश्रित अर्थव्यवस्था की जाए, हम लोगों ने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है, यहाँ भी कर लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहाँ निजी और सार्वजनिक जो अर्थव्यवस्था होती है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, इसे कैसे हम लोग समझ सकते हैं। इसका सबसे लोकप्रिय उदाहरण भारत है। अर्थव्यवस्था हम लोगों ने देखा था कि कैसे विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, और उससे पहले हम लोगों ने देखा था क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है भारत। चूँकि निजी क्षेत्र का भी यहाँ थोड़ा सा जो क्षेत्र हैं, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र हैं या हम कहें आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र हैं, उसमें निजी स्वामित्व भी होता है और सरकार का भी योगदान बराबर रहता है। ठीक है, तो LIC हो गई, जैसे आपकी भेल हो गई, तो इस प्रकार की कंपनियां हैं। और चूँकि कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जिसमें सरकार का भी लाभांश है और निजी स्वामित्व का भी लाभांश है, टाटा सन्स भी हो गया। तो इस प्रकार कुछ उदाहरण हैं। तो हम लोग देख रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को, अर्थात स्वतंत्रता के पूर्व जो भारत के शीर्ष रणनीतिकार थे उन्होंने क्या और कैसे किया, उसको हम लोग इस टॉपिक में समझ रहे हैं। स्वतंत्रता पूर्व या हम स्वतंत्र भारत एक नियोजित और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश था। क्या, क्यों था, अर्थात स्वतंत्रता के समय भारत नियोजित और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश क्यों था। तो उस समय हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि जो उस समय के शीर्ष रणनीतिकार थे, अर्थव्यवस्थाएं अर्थात भारत को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था बनाया जाए, सबसे बड़ी चुनौती उस समय यही थी। और चूंकि सार्वजन हिताय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था कि गरीब से गरीब या हम कहें निचले से निचले तबके का भी उद्धार हो, या हम कहें गरीबी और भुखमरी जैसी जो समस्याएं थी उससे भी निजात पाना बहुत ही आवश्यक था। तो इस क्रम में स्वतंत्र भारत एक नियोजित और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश था, और भारतीय जनता की घोर निर्धनता, जो भारत की जनता पब्लिक की घोर निर्धनता की स्थिति थी, उसको सरकार ने आत्मसंयमित किया, अर्थात उसको आत्मसंगित किया, या हम कह सकते हैं कि उस पर सरकार ने ध्यान दिया और उसको कैसे सुधार उसमें किया जाए, इस पे भारत की तत्कालीन सरकार ने अच्छे से ध्यान दिया। तो क्या हुआ, निर्धनता ने सरकार को आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया या हम कहें कि प्राथमिकता, नियोजन को प्राथमिकता दिया जाए, इसको तत्कालीन भारतीय सरकार ने अपनाया अपने आर्थिक विकास के एजेंडे में। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा, और 1929 में एक घटना जो कि महामंदी का दौर चल रहा था, 1929 में यह घटना भी बहुत जिम्मेदार रहती है कि भारत कैसे अपने आर्थिक विकास के एजेंडे में
मिश्रित और नियोजित अर्थव्यवस्था को स्थान देता है। ठीक है, तो ये कारण रहे जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में जो समय के शीर्ष रणनीतिकार थे या हम कहें जो समय के शीर्ष नेतृत्वकर्ता थे, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को नियोजित और मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में विकास करने का प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, चूंकि उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया जाने लगा, अर्थात पब्लिक सेक्टर पर जोर दिया जाने लगता है। और क्यों, उसमें कुछ हम लोग बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। अधिसंरचना संबंधी जरूरतें, चूंकि जो अधिसंरचना संबंधी जरूरतें थी उसको फुलफिल करने के लिए यह बहुत जरूरी था कि सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया जाए भारत की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद औद्योगिक जरूरतें, कुछ औद्योगिक जरूरतें या हम कहें औद्योगिक विकास कैसे किया जाए, यह भी बहुत हद तक जिम्मेदार था कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाए तत्कालीन परिस्थितियों में। ठीक है, उसके बाद नाम आता है रोजगार सृजन। चूंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या हम लोगों ने देखा कि लगभग 85% लोग उस समय कृषि पे, अर्थात चूंकि ये तो डेटा औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान था, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता के पूर्व भी स्थिति वैसी ही थी। कोई बहुत बड़ा विकास नहीं भारत में हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ का धन था वह तो ब्रिटिश उठा ले गए थे। लेकिन फिर भी लगभग जो उस समय भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी वह यही थी कि रोजगार सृजन कैसे किया जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए, या हम कहें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया कराया जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, एक नोट है, भारत में प्रथम ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ठीक है, हम लोगों ने देखा अब तक सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया जाता है। कब? स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के बाद भारत में अर्थव्यवस्था का जब एक मॉडल तैयार किया जाता है तो उसमें नियोजित और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने पर जोर दिया जाता है। और साथ ही साथ सार्वजनिक सेक्टर या हम कहें पब्लिक सेक्टर में कुछ बिंदुओं पर जोर दिया जाता है। वह कौन कौन से बिंदु हैं? तो अधिसंरचना संबंधी जरूरतें बहुत ही हद तक यह कायम करती हैं बात कि सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया जाए। क्या अधिसंरचना संबंधी जरूरतें थी और उनमें विकास करना बहुत ही आवश्यक था, जिससे अर्थव्यवस्था को एक बेस प्रदान किया जाए। ठीक है, उसके बाद औद्योगिक जरूरतें भी थीं। औद्योगिक कारखानों की स्थापना, जिससे न केवल रोजगार में सृजन हो बल्कि भारत की आय में या हम कहें औद्योगिक क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार किया जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने और रोजगार सृजन को भी हम लोगों ने देख लिया कि रोजगार सृजन भी बहुत जरूरी था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले मॉडल या नियोजित अर्थव्यवस्था वाले मॉडल में यह 3 कारक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे, जिसको तत्कालीन सरकार ने या हम कहें तत्कालीन नेतृत्वकर्ताओं ने बहुत ही सहज लहजे में इसको अपनाया, जिससे न केवल गरीबी भुखमरी जैसी समस्याओं से निपटा जाए बल्कि जो एक कुप्रभाव पड़ा था ब्रिटिश शासन का भारत की अर्थव्यवस्था पे, उससे भी निजात पाई जाए। ठीक है, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।